इस हफ्ते माइस्ट्री ऑफ द ऑरा में हम एरिया 51 की जांच करते हैं ताकि यह सवाल उठाया जाए कि क्या एलियंस वाकई में है। मेरे लिए एलियंस कहना थोड़ा अजीब है, भूतों की जगह। हाँ, तुमने पहले ऐसा कहा है क्या? शायद ये पहली बार है। ये सच है कि आज वो दिन है जब लोग इकट्ठा हुए हैं और फैसला किया है कि एरिया 51 पर आगे बढ़ना अच्छा विचार है, शायद। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हम रेड का फुटेज दिखाएंगे, तो बता दूं, हम वहां गए नहीं, क्योंकि हमें अपनी गर्दन अपने कंधों पर बहुत प्यारी है। हम जैसे फैंसी लड़के। क्या आपको लगता है हम रेगिस्तान में मार्च करेंगे? मुझे गोली चबाना पसंद नहीं। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हम ये शूटिंग उस घटना से पहले कर रहे हैं, तो भगवान करे सब ठीक हो। क्या होगा अगर अब सब कुछ बदल गया हो? अगर उन्हें वहां एलियंस मिल गए हों? अगर सब लोग वहां मार्च करते हुए गए और एक ग्रे एलियन बाहर निकल आया? खैर, शायद इसीलिए ये एपिसोड बेवकूफ़ी भरा होने वाला है। 26 नवंबर 1954 को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर एलन डलेस ने अपनी स्पेशल असिस्टेंट रिचर्ड बिसेल को एक बहुत गुप्त प्रोग्राम का नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा, जिसका कोड नेम था एक्वाटोन। कोड नेम्स तो मुझे भी पसंद है, लेकिन एक्वाटोन ठीक ठाक है। तुम क्या नाम रखते? रुको रुको, वहां मत जाओ। ठीक है, तुम क्या नाम रखते? मैं तो इस बिट से खुश हूं। उफ, तुम उलझ गए। पर्पल नर्पल कैसा रहेगा? प्रोजेक्ट पर्पल नर्पल, हाँ, क्योंकि लोग सोचेंगे ये क्या हो सकता है। हंसी। ये कोल्ड वॉर की शुरुआत थी और एक्वाटोन का मिशन था एक हाई एल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट बनाना, जो सोवियत यूनियन के ऊपर बिना पकड़े उड़ सके। इस प्लेन को पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर उड़ना था और इसे पूरी गोपनीयता में बनाना था। वो एयरक्राफ्ट था U-2। ये पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता था। इतनी ऊंचाई पर होने का एहसास, ओह, अगर कोई इंसान सबसे ऊंचा होने का तरीका जानता है तो वो है बोनो बेबी। U-2 का डेथ। हाँ, एक बार बनने के बाद टीम को ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां वे इस एयरक्राफ्ट का टेस्ट कर सकें बिना किसी को पता चले। 12 अप्रैल 1955 को बिसेल, एयरफोर्स ऑफिसर कर्नल ऑस्मंड रिटलैंड, लॉकहीड स्कंक वर्क्स डिवीजन के क्लैरेंस केली जॉनसन और लॉकहीड टेस्ट पायलट टोनी लावेरे ने अमेरिकी पश्चिम के सुनसान रेगिस्तानों में जगहें देखी। उनकी नजर एक नेवाड़ा के साल्ट फ्लैट के पास की जगह पर पड़ी, जिसे ग्रूम लेक कहा जाता था, लेकिन इसे इसके मैप लोकेशन से ज्यादा जाना जाता है, एरिया 51। लेकिन U-2 वो टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट नहीं है जिसने लोगों की कल्पनाओं को पकड़ा। इस टॉप सीक्रेट सरकारी बेस को सालों से एलियन से जुड़ी थ्योरीज ने घेर रखा है। एक थ्योरी कहती है कि शायद ये बेस एक टॉप सीक्रेट क्रैश साइट पर बनाया गया था और अमेरिका इन स्पेसशिप्स का विश्लेषण करके एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर रहा था ताकि बेहतर मानव निर्मित एयरक्राफ्ट बनाए जा सके। शायद इस थ्योरी का सबसे मशहूर समर्थक वो शख्स है जिसने दावा किया कि उसका काम यही था। मुझे लगता है अगर हम एयरक्राफ्ट रिवर्स इंजीनियर कर रहे होते तो अब तक प्लेन बेहतर होते, खासकर कोल्ड वॉर में जब हर कोई अपनी टेक्नोलॉजिकल ताकत दिखाना चाहता था। फिर वो चीज बाहर क्यों नहीं निकालते? उसे परेड में क्यों नहीं दिखाते? कभी कभी मुझे लगता है कि जब आप वर्चस्व की लड़ाई में होते हैं तो ऊपरी हाथ रखना मदद करता है, और वो भी गोपनीयता के पर्दे में। सबसे अच्छा हमला वो है जो कोई देख ना पाए। अगर हम अपनी स्टील एयरप्लेन की परेड कर रहे हों तो गोपनीयता कहाँ रही? 12 मई 1989 को केलेस के रिपोर्टर जॉर्ज नैप ने एक शख्स का इंटरव्यू किया जिसने अपना चेहरा छुपाया और स्क्रीन पर सिर्फ डेनिस के नाम से पहचाना गया। डेनिस ने बताया कि उसने एरिया 75 के पास S4 नामक एक आउटपोस्ट फैसिलिटी में थोड़े समय के लिए काम किया। नैप ने पूछा, वहां ऊपर क्या हो रहा है? डेनिस ने साफ जवाब दिया, वहां कई, असल में 9 फ्लाइंग सॉसर्स हैं, फ्लाइंग डिस्क्स जो एलियन मूल के हैं। उन्हें टेस्ट किया जा रहा है और उनका विश्लेषण हो रहा है। जब नैप ने पूछा कि क्या ये रहस्यमयी एयरक्राफ्ट हमारी सरकार ने बनाए हो सकते हैं, तो डेनिस ने जवाब दिया, बिल्कुल असंभव। प्रोपल्शन सिस्टम एक ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम है और पावर सोर्स एक एंटी मैटर रिएक्टर है। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल मौजूद नहीं है। डेनिस की असली पहचान बाद में सामने आई। रॉबर्ट बॉब लज्जार, एक सीनियर स्टाफ फिजिसिस्ट जिसे S4 में उसकी पोजीशन के लिए डॉ एडवर्ड टेलर ने रिकमेंड किया था। वो शख्स जिसने थर्मोन्यूक्लियर बम का सह आविष्कार किया था। एक टेलीविजन इंटरव्यू में लज्जार ने उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जो उसने कथित तौर पर देखी थी, और स्केचेस भी दिखाए कि स्पेसक्राफ्ट कैसा दिखता था। लज्जार ने उस क्राफ्ट को
स्पोर्ट मॉडल नाम दिया। मुझे लगता है अगर ये सचमुच सामने आ गया कि सरकार के पास एलियंस हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ट्विटर पर 6 से 12 घंटे तक मजाक बनाएंगे। न्यूज में थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन बस इतना ही, हैशटैग ट्रेंड करेगा। अगर एलियंस हमारी जानकारी की निगरानी कर रहे हैं तो क्या वो आएंगे? अगर उन्हें पता चले कि हमने उनके क्राफ्ट देख लिए, उनके हथियार देख लिए, तो शायद वो सोचें कि खेल खत्म। मुझे नहीं लगता कोई यहाँ समय बिताना चाहेगा। अगर ऐसा हुआ तो कौन परवाह करता है? मुझे परवाह है, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। हाँ, लेकिन फिर सब मर जाएंगे तो कुछ मायने नहीं रखेगा। और ये थोड़ा अच्छा है। क्या विशेषाधिकार है? तुम अभी किसी मूवी विलन जैसे मान लो तुम NSA में काम करते हो। मुझे लगता है तुम चाहते तो वहां काम कर सकते थे। शुक्रिया। मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, स्कूल वगैरह मजेदार था। तुम नासा में हो, लंच ब्रेक है, तुम अपनी सफेद शर्ट और हॉर्न रिम्ड चश्मे में घूम रहे हो। तुम अपनी घड़ी देखते हो, क्या दिखता है? उसमें एक चमक। ये बहुत अच्छी घड़ी है। तुम सोचते हो मुझे कितनी अच्छी नौकरी मिली है। फिर तुम्हें एक दरवाजा दिखता है जो थोड़ा खुला है, उसमें से रोशनी आ रही है। तुम उसे खोलते हो और एक स्पेस क्राफ्ट देखते हो, और उसमें एक छोटा सा एलियन बिली आइलिश के गाने पर डांस कर रहा है। तुम सोचते हो ये क्या था? मुझे सबको बताना होगा। मैं तो ट्वीट कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं है, क्योंकि तुम नासा में हो। मैं तो जीना ही नहीं चाहूंगा। लेकिन क्या ये सच है, या ये एलियन स्पेस क्राफ्ट सिर्फ U2 की उड़ानों की गलत पहचान है जो 1555 में शुरू हुई थी? 2013 में पूरी तरह डिक्लासिफाइड एक CIA रिपोर्ट कहती है कि U2 प्रोग्राम की वजह से एरिया 51 के आसपास कई UFO साइटिंग्स हुई। असल में जब U2 टेस्ट 2013 में हुआ तो कई UFO साइटिंग्स हुई। फ्लाइट्स शुरू हुई, तभी UFO साइटिंग्स में काफी बढ़ोतरी हुई, जिसे CIA ने अनपेक्षित साइड इफेक्ट कहा। हालांकि सरकार के लिए UFO साइटिंग्स को U2 की उड़ानों से जोड़ना आसान हो सकता है, लेकिन लज्जार का दावा है कि उसने सिर्फ एलियन स्पेसक्राफ्ट ही नहीं बल्कि क्रू को भी देखा। बहुत सुविधाजनक लगता है। मैंने उनके छोटे छोटे नितंब देखे, उनकी मुस्कान देखी। एक को शॉवर में गाते देखा, एक को डोरिटोस खाते देखा, एक को अपनी पत्नी को क्रेटर में चूमते देखा। ये क्या हो रहा है? मार्च 1989 में बॉब लज्जार S4 के हॉलवे में चल रहा था, जब लेखक एनी जैकबसन के अनुसार उसने एक छोटी 9x9 इंच की खिड़की से एक कमरे में झांका। उसे लगा कि उसने एक छोटा ग्रे एलियन देखा जिसका सिर बड़ा था और वो 2 सफेद कोट पहने लोगों के बीच खड़ा था। जब उसने बेहतर देखने की कोशिश की तो एक गार्ड ने उसे धक्का देकर कहा कि आंखें नीचे रखो। लज्जार ने कहा कि एरिया 51 में एलियंस को किड्स कहा जाता था। क्या होगा अगर वो इतने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि वो कहानी को थोड़ा धुंधला करना चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि लोग स्नूप करें, वो नहीं चाहते कि लोग कुछ और सोचें, तो वो एक नकली एलियन को कमरे में डाल देते हैं। कोई उसे देख लेता है, ओह एलियंस, सब एलियंस की बात करने लगते हैं, जबकि वो असल में यूथ का फाउंटेन ढूंढ रहे हैं। वो एक हिस्टेरिया को दूसरी हिस्टेरिया से डाइवर्ट करते हैं। मान लो तुम NSA में काम करते हो। मुझे लगता है तुम चाहते तो वहां काम कर सकते थे। शुक्रिया। मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, स्कूल वगैरह मजेदार था। तुम नासा में हो, लंच ब्रेक है, तुम अपनी सफेद शर्ट और हॉर्न रिम्ड चश्मे में घूम रहे हो। तुम अपनी घड़ी देखते हो, क्या दिखता है? उसमें एक चमक। ये बहुत अच्छी घड़ी है। तुम सोचते हो मुझे कितनी अच्छी नौकरी मिली है। फिर तुम्हें एक दरवाजा दिखता है जो थोड़ा खुला है, उसमें से रोशनी आ रही है। तुम उसे खोलते हो और एक स्पेस क्राफ्ट देखते हो, और उसमें एक छोटा सा एलियन बिली आइलिश के गाने पर डांस कर रहा है। तुम सोचते हो ये क्या था? मुझे सबको बताना होगा। मैं तो ट्वीट कर रहा हूं, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं। तुम्हारे पास कोई सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं है, क्योंकि तुम नासा में हो। ओह, मैं तो जीना ही नहीं चाहूंगा। लेकिन क्या ये सच है, या ये एलियन स्पेसक्राफ्ट सिर्फ U2 की उड़ानों की गलत पहचान है जो 1555 में शुरू हुई थी? 2013 में पूरी तरह डिक्लासिफाइड एक CIA रिपोर्ट कहती है कि U2 प्रोग्राम की वजह से एरिया
51 के आसपास कई यूएफओ साइटिंग्स हुई। असल में जब U2 टेस्ट 2013 में हुआ तो कई यूएफओ साइटिंग्स हुई। फ्लाइट्स शुरू हुई तभी यूएफओ साइटिंग्स में काफी बढ़ोतरी हुई, जिसे CIA ने अनपेक्षित साइड इफेक्ट कहा। हालांकि सरकार के लिए यूएफओ साइटिंग्स को U2 की उड़ानों से जोड़ना आसान हो सकता है, लेकिन लज्जार का दावा है कि उसने सिर्फ एलियन स्पेसक्राफ्ट ही नहीं बल्कि क्रू को भी देखा। बहुत सुविधाजनक लगता है। मैंने उनके छोटे छोटे नितंब देखे, उनकी मुस्कान देखी। एक को शॉवर में गाते देखा, एक को डोरेटोस खाते देखा, एक को अपनी पत्नी को क्रेटर में चूमते देखा। ये क्या हो रहा है? मार्च 1989 में बॉब लज्जार S4 के हॉलवे में चल रहा था जब लेखक एनी जैकसन के अनुसार उसने एक छोटी 9x9 इंच की खिड़की से एक कमरे में झांका। उसे लगा कि उसने एक छोटा ग्रे एलियन देखा जिसका सिर बड़ा था और वो दो सफेद कोट पहने लोगों के बीच खड़ा था। जब उसने बेहतर देखने की कोशिश की तो एक गार्ड ने उसे धक्का देकर कहा कि आंखें नीचे रखो। लज्जार ने कहा कि एरिया 51 में एलियंस को किड्स कहा जाता था। क्या होगा अगर वो इतने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो कि वो कहानी को थोड़ा धुंधला करना चाहते हो? वो नहीं चाहते कि लोग स्नूप करें, वो नहीं चाहते कि लोग कुछ और सोचें, तो वो एक नकली एलियन को कमरे में डाल देते हैं। कोई उसे देख लेता है, ओह एलियंस। सब एलियंस की बात करने लगते हैं, जबकि वो असल में यूथ का फाउंटेन ढूंढ रहे हैं। वो एक हिस्टेरिया को दूसरी हिस्टेरिया से डाइवर्ट करते हैं। इसने तो कहानी पर कब्जा कर लिया है ना। वो कहानी को धुंधला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रस तो बाहर निकल रहा है। न्यू जर्सी वाले अंदाज में क्यों बोल रहे हो? फजी आड़ू, लेकिन फिर भी ढेर सारा रस। तुम्हारे हाथों पर अभी भी गंदगी है, यही कह रहा हूं। लेकिन अगर फ्लाइंग सॉसर्स और छोटे ग्रे एलियन स्नैप को लज्जार पर यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं थे, तो शायद वो पूरी तरह असंभव टेक्नोलॉजी थी जो मार्केट में उभरी। लज्जार ने एक हैंड स्कैनर का जिक्र किया जो S4 में उसे और बाकी कर्मचारियों को एक्सेस देता था। 2018 की डॉक्यूमेंट्री में लज्जार को F117 प्रोग्राम में इस्तेमाल हुए एक डिक्लासिफाइड डिवाइस आइडेंट की तस्वीर दिखाई गई। लज्जार ने पुष्टि की कि यही वो डिवाइस था जो उसने 80 के दशक में इस्तेमाल किया था। ये तो बहुत कमजोर है। पहले तो बॉब, तुम्हें एस्केलेशन समझना होगा। तुम कहते हो स्पेसशिप, वाह एलियंस इन स्पेसशिप, और वाह फिर तुम कहते हो हैंड स्कैनर था, बहुत अच्छा था, तुम्हें बहस की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा बॉब, हम चांद पर उतर चुके हैं। पहले हैंड स्कैनर से शुरू करो, फिर एलियंस तक जाओ। लज्जार के मुताबिक S4 को सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि इन फ्लाइंग सॉसर्स को क्या ईंधन देता था। लज्जार ने कहा, मुझे दिखाया गया कि ये कैसे काम करता है, इसकी फिजिक्स। वो सबसे ज्यादा इस रिएक्टर को डुप्लीकेट करने में दिलचस्पी रखते थे, बिना एलिमेंट एक्सेस के, जो कि असंभव है। शायद उतना असंभव नहीं जितना लज्जार ने सोचा था। जब लज्जार ने 80 के दशक में बताया कि वो एलिमेंट 115 के साथ काम कर रहे थे, तब ये पीरियोडिक टेबल पर नहीं था। उसने बताया कि स्पेसक्राफ्ट एलिमेंट 115 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता था, क्योंकि ये अपनी ग्रेविटी पैदा कर सकता था। S4 इस एलियन ईंधन को रिवर्स इंजीनियर करने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता था। एलिमेंट 115 को बाद में रूसी वैज्ञानिकों ने 2000 की शुरुआत में बनाया और 2013 में स्वीडिश केमिस्ट ने जर्मनी के GSI हेल्महोल्ट्ज सेंटर में इसे दोहराया। अब इसे मॉस्कोवियम कहते हैं। एलिमेंट 115 बहुत भारी और अस्थिर है और अब तक लैब में इसे सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय के लिए बनाया जा सका है। एलियंस को छोड़ दें तो हमारे पास एक नए एलिमेंट की पक्की खोज है जो बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे लगा कि साइंस गाय को यह पसंद आएगा। ये अच्छा है। वो इसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए बना पाए तो बहुत काम का नहीं, लेकिन ये दिलचस्प तो है और ये एलियन की बात को कमजोर नहीं करता। अगर हम ऐसा एलिमेंट बना पाए जो अपनी ग्रेविटी पैदा कर सके तो हम एंटी ग्रेविटी वाहन बना सकते हैं। फ्लाइंग कार्स हकीकत बन जाएंगी। ये तो पिक्सर की नई फिल्म जैसा है। मैं इस पर और रिसर्च करूंगा, देखता हूं ये कितना सच है। अप्रैल 1955 में चुना गया।
एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 750 में चुना गया। एरिया 751 को आधिकारिक तौर पर अगस्त 2013 तक अस्तित्व में माना ही नहीं गया। सिर्फ चेन लिंक फेंसिंग और एक अनमार्क्ड रोड पर ट्रेसपासिंग की चेतावनी वाले साइन के साथ ये गुप्त सरकारी बेस अलौकिक कहानियों और साजिशी थ्योरीज का गढ़ है। हम बस बॉब लज्जार की सलाह का पालन कर सकते हैं। बस ध्यान दो, ध्यान दो। शायद एक दिन एरिया 75 की रिसर्च एलियन हो या कुछ और पब्लिक के लिए डिक्लासिफाइड हो जाए। तब तक क्या एरिया 51 में गुप्त रूप से एलियंस या उनके स्पेसक्राफ्ट हैं? यह अनसुलझा रहता है। ये बस एक केस है जो एरिया 51 में क्या हो सकता है इसकी एक झलक देता है। और भी कई केस हैं। तो तुम्हें क्या लगता है एरिया 51 में असल में क्या है? अगर बंदूक तुम्हारे सिर पर हो तो मुझे लगता है वहां बहुत कुछ हो सकता है। एलियंस, एडवांस्ड मशीनरी, हथियार जिनके बारे में हमें नहीं पता। मुझे लगता है वहां दुनिया के सारे रहस्य हैं। रोसवेल, बिगफुट, शायद बिगफुट रिसेप्शन डेस्क पर काम कर रहा हो या पार्किंग में। मुझे नहीं पता। ये मजेदार विचार है लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं। तुम्हें क्या लगता है वहां है? कुछ नहीं। खैर, ये इस एपिसोड के लिए बस। एरिया 51 में जो भी लोग हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको वहां नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आप घर सुरक्षित पहुंच जाएं। हाइड्रेट